आप सभी विद्यार्थियों का बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास में स्वागत है। आप ये ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं गायत्री महाविद्यालय सांचौर की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्लांट एनाटॉमी से संबंधित जो हम जनरल इंट्रोडक्शन के अंतर्गत काफ़ी कुछ क्लासेस के माध्यम से पढ़ रहे हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के टिश्यूज़ की स्ट्रक्चर को अपन पढ़ रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि प्लांट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और दूसरे होते हैं परमानेंट टिश्यूज़। परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं वो पुनः दो प्रकार के होते हैं, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ कौन से प्रकार के होते हैं और ये कितने कोशिकीय या किन किन ऊतकों से मिलकर बने होते हैं, तभी हम उसको कॉम्प्लेक्स तथा जटिल ऊतकों के नाम से जानते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का अपना टॉपिक कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू या जटिल ऊतकों के बारे में बात करते हैं। तो ये जटिल ऊतक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक जाइलम होता है, दूसरा फ्लोएम होता है। जैसा कि हमें ज्ञात है, जाइलम पादपों में जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी है, जबकि फ्लोएम खाद्य पदार्थ के संस्करण के लिए उत्तरदायी है। तो ये दोनों ही प्रकार के ऊतक जाइलम और फ्लोएम क्या काम करते हैं? खाद्य पदार्थ और जल का परिवहन करने का कार्य करता है। वैज्ञानिकों ने इन दोनों ही प्रकार के ऊतकों को जटिल ऊतक माना है। क्यों माना है, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। जटिल ऊतक होते क्या, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते क्या है, इसको देखते हैं। ऐसे ऊतक सामान्य तौर पर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज किस प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होता है? डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, कोशिका, अलग अलग प्रकार की कोशिका, जैसे पेरेन्काइमा है, स्क्लेरेन्काइमा है, फाइबर्स है। इस प्रकार की कोशिका जो अलग अलग प्रकार की सब मिल करके एक ही प्रकार के फंक्शन को संपन्न करते हैं, इसलिए उसको नाम होता है कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स प्रकार के टिश्यू कौन कौन प्रकार के होते हैं? एक जाइलम होता है, दूसरा फ्लोएम होता है। जाइलम और फ्लोएम दोनों ही प्रकार के ऊतक सामान्य तौर पर पादप में मिल करके वेस्कुलर बंडल का निर्माण कर देता है। तो वेस्कुलर सिस्टम्स का निर्माण करने वाले जो टिश्यूज है वो जाइलम और फ्लोएम है। हम इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि ये किसी भी स्टेम के केंद्रीय भाग के अंदर जाइलम होता है और जाइलम के चारों ओर पाए जाने वाले स्ट्रक्चर को फ्लोएम कहते हैं। इन जनरल प्रारूप में जाइलम और फ्लोएम दोनों क्या कहलाते हैं? वेस्कुलर बंडल कहलाते हैं और वेस्कुलर सिस्टम का निर्माण करते हैं। अब जब कॉम्प्लेक्स टिश्यू पढ़ ही रहे हैं तो जाइलम को कॉम्प्लेक्स कहते हैं और फ्लोएम को कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब क्या हुआ? एक से अधिक प्रकार की समान कोशिका कौन कौन सी हो सकती हैं, कौन कौन से घटक हो सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो जो पहला जाइलम के अंदर जो घटक है वो कौन सा है? ब्रैकेट कहलाता है। वेसल्स होती है, जाइलम पेरेन्काइमा होता है और जाइलम फाइबर होते हैं। तो कुल कितने प्रकार के कंपोनेंट पाए जाते हैं? 4 प्रकार के। इसमें से जाइलम पेरेन्काइमा के अतिरिक्त जाइलम के सभी घटक, चाहे वो ट्रैकेट्स है, वेसल्स है या फाइबर्स है, सभी मृत ऊतक होता है, डेड सेल्स होती है। जबकि पेरेन्काइमा होती है वो लिविंग सेल्स होती है। ये जो छोटा सा डायग्राम आपको दिख रहा है, ये वाला डायग्राम, इस डायग्राम को देख करके हम आसानी से बता सकते हैं कि आखिर जाइलम होते कैसा है। तो जाइलम, जिसे हम हाइड्रोम भी कहते हैं, हाइड्रोम, और हिंदी में उसको नाम देते हैं दारू ऊतक, ये एक नलिकीय संरचनाओं से निर्मित होते हैं और ये नलिका संरचनाएं समूह में रह करके पूरे पादप भाग में नलिकीय तंत्र का निर्माण करते हैं। जैसे आपको ये अलग अलग प्रकार की नलिका दिखाई दे रही है, ये सब की सब किसकी? जाइलम की। तो एक प्रकार की स्ट्रक्चर का निर्माण कर देता है। घटक क्या क्या है? ट्रैकेट्स, वाहिनिका है, वाहिका है, जाइलम मृत ऊतक और जाइलम डेड ऊतक। अब ये ऊतक किस प्रकार के होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। ट्रैकेट या वाहिनिका है
पतली होती है, किनारों से ये संकरी होती है, इसका मतलब फ्यूजिफॉर्म प्रकार की होती है, तुर्कुरूपी प्रकार की होती है। जबकि वेसल्स होती हैं वो डायमीटर में ट्रैकेट से कुछ बड़ी होती है। ट्रैकेट्स लंबी और संकरी होती है, नैरो होती है, जबकि वेसल्स होती हैं वो मोटी और कम लंबाई की होती है। जब हम इसके अंदर के पाई जाने वाली कैविटी की बात करते हैं तो ट्रैकेट्स में कैविटी कम पाई जाती है, जबकि वेसल्स में कैविटीज अधिक पाई जाती है। अब ये दोनों प्रकार की नलिकीय संरचना, एक वाहिका एक वाहिनिका कहते हैं, मिलकर के जाइलम का मुख्य कार्य संपन्न करते हैं। अब मुख्य कार्य कौन सा हुआ? जल के परिवहन का। इसके साथ साथ में पाई जाने वाली जाइलम पेरेन्काइमा सजीव कोशिका हैं जो उपाकोशीय क्रिया के द्वारा एनर्जी प्राप्त करती है, और इस एनर्जी का उपयोग जल के परिवहन में किया जाता है, ऐसा कुछ वैज्ञानिकों का मत है। चौथे प्रकार के जो घटक पाए जाते हैं उसको हम जाइलम फाइबर के नाम से जानते हैं। जाइलम फाइबर मूल रूप से रेशे में उत्तक होते हैं जो दृढ़ उत्तक की प्रकार के होते हैं। ये वेसल्स और ट्रैकेट के साथ में पाए जाकर के इसकी मजबूती को प्रदान करते हैं। वेसल्स और ट्रैकेट्स में एक स्पेशल प्रकार के पोर्स पाए जाते हैं जिसके कारण एक नलिका है वो दूसरी नलिका से आपस में जुड़ी हुई होती है। इस प्रकार के बने हुए पोर को सिंपल पोर और बॉर्डर्ड पिट के नाम से जानते हैं। सरल गर्त और परिवेशित गर्त, क्योंकि परिवेशित गर्त में एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हम टोरस प्रकार का कहते हैं। तो ये परिवेशित गर्त कैसे हुए? इस प्रकार के ये रंध्र है और इस रंध्र के आधारीय भाग पर यहाँ पे एक फूली हुई स्ट्रक्चर पाई जाएगी। इसके बीच वाले भाग के अंतर्गत एक पतली सी झिल्लीनुमा संरचना पाई जाती है जिसको टोरस कहते हैं। इस टोरस की सहायता से या परिवेशित गर्त की सहायता से एक कोशिका से या एक नलिका से दूसरी नलिका में जल तथा अन्य पदार्थों का परिवहन होता है। इन रंध्रों के माध्यम से वाहिकाओं और वाहिनिकाओं में हमेशा जल का एक निश्चित दबाव और तनाव बना हुआ रहता है, जिसके कारण जल हमेशा अग्रभाग की ओर या अग्र शीर्ष क्षेत्र की ओर परिवित होता है। जाइलम का फंक्शंस की बात करें हम तो इसके अंतर्गत जाइलम मर्दोतक उत्तक के अलावा सभी प्रकार की कोशिकाएं या संरचनाएं और घटक मृत प्रकार के होते हैं। ट्रैकेट और वेसल्स नलिकीय संरचना का निर्माण करते हैं और नलिकीय संरचना का निर्माण होने के कारण ये हेल्प करती है या चैनल्स बनाती हैं, चैनल्स फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, जल तथा खनिज पोषण के संचरण के लिए एक पथ का निर्माण करती है। और फाइबर इसमें क्या करता है? फाइबर प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द टिश्यूज। किसको? जाइलम को। जाइलम नलिकीय संरचना है तो एक नलिका दूसरी नलिका से सेपरेट हो सकती है, बिखर सकती है, तो इसको सपोर्ट प्रदान करने का कार्य कौन करता है? जाइलम फाइबर करता है। और पेरेन्काइमा कोशिका लिविंग सेल होने के कारण वापसी क्रिया करती है, फूड का स्टोरेज करती है और उसी फूड का उपयोग रेस्पिरेशन के माध्यम से होता है जिसके द्वारा एनर्जी विकसित होती है। तो इस प्रकार का एक सरल उत्तक जिसको हाइड्रोम भी कहते हैं और जाइलम भी कहते हैं पादपों में पाया जाता है, जल का परिवहन करने का कार्य करता है। सेकेंड बात करते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू की, उसको हम फ्लोएम कहते हैं। फ्लोएम जिसको हिंदी में पोषवायु उत्तक और इसको लेप्टम भी कहा जाता है। तो कुल कितने नाम हो गए? 3। इसमें से सबसे अधिक जो शब्द यूज किया जाता है फ्लोएम ही है। जाइलम की तरह फ्लोएम भी कुल 4 प्रकार के घटकों से निर्मित होता है और 4 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला सीव ट्यूब से, दूसरा कॉम्पेनियन टिश्यू सेल्स, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा। सीव ट्यूब चाली नलिका, कॉम्पेनियन सेल्स सहायक कोशिकाएं, फ्लोएम फाइबर फ्लोएम रेशे या फ्लोएम डोडोतक और फ्लोएम पेरेन्काइमा फ्लोएम मर्दोतक। जिस प्रकार से जाइलम पेरेन्काइमा ही एकमात्र लिविंग सेल्स थी, ठीक उसी प्रकार से फ्लोएम में फ्लोएम फाइबर एकमात्र डेड सेल है या नॉन लिविंग सेल है। बाकी के जो तीनों घटक है वो कैसे हैं? जीवित हैं, लिविंग है।
जब हम प्लांट टिश्यूज की बात करें तो इस प्रकार का हमें एक डायग्राम देखने को मिलता है। चालनी नलिकाएं एक दूसरे के ऊपर स्थित होकर, जैसे फॉर एग्जांपल ये हैं, फिर ये हैं, फिर ये हैं, फिर ये हैं, एक दूसरे के ऊपर स्थित होकर एक लंबे नलिकीय संरचना का निर्माण करता है। जहाँ जहाँ पे दो चालनी नलिकाएं आपस में जुड़ती है उस स्थान पर एक प्लेट पाई जाती है। इस प्लेट में छलनी के समान छिद्र पाए जाते हैं, इसीलिए इस प्लेट को सीव प्लेट के नाम से जाना जाता है। सीव प्लेट में पाए जाने वाले पोर इस सीव ट्यूब से गमन करने वाले खाद्य पदार्थ के क्रियाओं का नियंत्रित करता है। जब सर्दी का मौसम होता है, सेल्स कम एक्टिवेट होती है, उपापचयी क्रिया मंद होती है, उस स्थिति में सीव प्लेट पर पाए जाने वाले पोर पर कैलोस बल्ब बन जाते हैं, जिसके फलस्वरूप खाद्य पदार्थ का ट्रांसपोर्शन या ट्रांसलोकेशन मंद हो जाता है। लेकिन जैसे ही बरसात के मौसम में जब एंजाइम एक्टिविटी बढ़ जाती है, सीव प्लेट पर पाए जाने वाला कैलेज प्लग के कारण हट जाता है, जिसके फलस्वरूप प्लेट में बने हुए छिद्र खुल जाते हैं। इसके कारण फूड ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस फास्ट हो जाती है। तो ये तो रोल हुआ सीव ट्यूब्स का। ठीक इसी प्रकार से कॉम्पेनियन सेल्स होती हैं, वो सीव ट्यूब्स को रेगुलेट करने का कार्य करती है। इसका मतलब सीव ट्यूब में खुद का कोई न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, बल्कि कॉम्पेनियन सेल्स का न्यूक्लियस होता है, वो सीव ट्यूब्स को भी रेगुलेट करता है। फ्लोएम फाइबर इन नलिकीय स्ट्रक्चर को सपोर्ट प्रदान करने का कार्य करता है, जबकि फ्लोएम पैरेन्काइमा एक एडिशनल सपोर्टिंग टिश्यूज के रूप में प्रयुक्त होता है। फ्लोएम तथा फ्लोएम के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के घटकों का क्या रोल होता है, इसके क्या फंक्शंस होते हैं। तो नंबर फर्स्ट, सीव ट्यूब्स आर ट्यूबुलर सेल्स विथ परफोरेटेड वॉल। चालनी नलिकाएं नलिकीय कोशिका, लंबी लंबी कोशिकीय संरचना होती है, जिसकी कोशिका भित्ति छिद्र में होती है, और इसी सीव ट्यूब के कारण ये लाभदायक होती है, बेनिफिशियल होती है, कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ फ्लोएम। किसका कंडक्शन करती हैं? खाद्य पदार्थ का। इसलिए हम जब बात करते हैं कि फ्लोएम खाद्य पदार्थ का परिवहन करता है, तो हमें ये पता है कि इसमें 4 घटक पाए जाते हैं। चारों घटकों में से कौन सा घटक होता है जो खाद्य पदार्थ का परिवहन करता है, तो उसमें किसका नाम आता है? सीव ट्यूब्स का आता है। द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन फ्लोएम इज 2-वे मूवमेंट। फ्लोएम के अंतर्गत खाद्य पदार्थ का परिवहन 2 दिशाओं से होता है, दोनों दिशाओं से। प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि फ्लोएम का ट्रांसलोकेशन के वे क्या है। क्योंकि पादप के शीर्ष भाग में पर्ण स्थित होती है और पर्ण में खाद्य पदार्थ का निर्माण होता है, तो पर्ण से या लीफ से खाद्य पदार्थ रूट तक पहुंचता होगा, तो वन में प्रोसेस हो गया। बेसल पार्ट से लगाकर एपिकल पार्ट से लगाकर बेसल पार्ट क्या होता है। ये वैज्ञानिक ऐसे भी मानता है कि बेसल पार्ट से एपिकल पार्ट भी होता है, लेटरल ट्रांसलोकेशन भी होता है। तो ये तीनों प्रकार की थ्योरी फ्लोएम के लिए लागू होती है। फ्लोएम के द्वारा 3 तरह से खाद्य पदार्थ का परिवहन होता है। पहला है शीर्ष से आधार की ओर, आधार से शीर्ष की ओर और पार्श्वीय भागों में। तो इस प्रकार से 2 प्रकार के कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में हमने सामान्य जनरल जानकारी प्राप्त की है। क्योंकि जब हम एनाटॉमी को पढ़ते हैं तो इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर हमें जानकारी होनी चाहिए कि फ्लोएम क्या है, कितने प्रकार की ऊतकों से निर्मित होता है। क्योंकि जेएनयू के सिलेबस में इन टिश्यूज़ के इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ टॉपिक नहीं है, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए हमें टिश्यूज़ की सामान्य जानकारी पढ़नी थी, इसलिए हमने कॉम्प्लेक्स टिश्यू और सिंपल टिश्यू के बारे में बात की है। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इस जाइलम और फ्लोएम के में बेसिक अंतर क्या होता है। तो डिफरेंस की बात करते हैं। नंबर फर्स्ट की बात करते हैं कि इसके अंदर मोड क्या होता है। एक तरफ जाइलम है, फ्लोएम है।
तो मोड ऑफ सेल की बात करते हैं तो जाइलम है वो डेड सेल होती है, जबकि फ्लोएम होती है वो लिविंग सेल के रूप में मानी जाती है। सेल वॉल की थिकनेस की बात की जाती है तो जाइलम थिक होती है और फ्लोएम थिन होती है। जाइलम फ्लोएम की कोशिका होती है पतली, जबकि जाइलम की ड्रेड होती है। जब सेल वॉल के मटेरियल की बात कर रहे हैं तो चूंकि जाइलम की सेल डेड होती है, इसका कारण है कि मोटी कोशिका पीती, जिसके कारण पारगम्यता कम हो जाती है, इसलिए जीव द्रव्य अमृत हो जाता है। तो वो कारण क्या होता है, उसका रीजन क्या है, वो है लिग्निन के कारण। जबकि फ्लोएम की कोशिका पीती होती है वो सेलुलोज की होती है। हमें सेल वॉल में जब सेल वॉल के सिंथेसिस को पढ़ते हैं तो उसमें हम ये पढ़ते हैं कि प्राइमरी सेल वॉल बनती है, सेकेंडरी बनती है, टर्सरी बनती है। तो जब सेकेंडरी सेल वॉल का निर्माण होता है तो उसमें होता है क्या, सेलुलोज हेमीसेलुलोज के साथ में लिग्निन का डिपोजिशन होना प्रारंभ हो जाता है, जिसके फलस्वरूप सेल वॉल की फ्लेक्सिबिलिटी और परमेबिलिटी कम हो जाती है। इसके कारण कोशिका डेड हो जाती है, रिजिड हो जाती है। रिजिड होने का कारण क्या है, लिग्निन का। तो जाइलम है वो मृत ऊतक हैं और मजबूत हैं, उसके कारण क्या है, लिग्निन का डिपोजिशन। परमेबिलिटी की बात करें तो लिग्निन के कारण इम्परमेबिलिटी होती है, जबकि सेलुलोज के कारण फ्लोएम होती है वो परमेबल होती है। बात करते हैं हम साइटोप्लाज्मा की। तो चूंकि जाइलम की कोशिकाएं सेल्स होती हैं वो डेड होती हैं। डेड इसीलिए क्योंकि उसमें जाइलम है ही नहीं, निष्क्रिय है। जबकि फ्लोएम फाइबर को छोड़ करके फ्लोएम के शेष जितने भाग हैं वो सब के सब लिविंग है। इसका मतलब उसके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, वो लिविंग में है। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो जाइलम है वो वाटर तथा मिनरल्स का ट्रांसफर करता है, जबकि फ्लोएम है फूड का ट्रांसफर करता है। अब किसको कहाँ लेके जाता है, तो जाइलम कैरी टू वाटर फ्रॉम रूट टू लीव्स, जड़ से पर्ण तक जल तथा खनिज लवणों को ले जाने का कार्य करता है। जबकि फ्लोएम में वो पर्ण से खाद्य पदार्थ को ग्रोविंग पार्ट और स्टोरेज ऑर्गन तक ले जाने का कार्य करता है। डायरेक्शन की फ्लो देखते हैं कि जाइलम में कैसे डायरेक्शन होता है, तो अपवर्ड होता है, हमेशा रूट से एपिकल पार्ट की ओर होता है। जबकि फ्लोएम में बेसल पार्ट से एपिकल पार्ट और एपिकल पार्ट से बेसल पार्ट, तो अपवर्ड भी होता है और डाउनवर्ड भी होता है, इसीलिए इसको टू वे मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। टिश्यूज़ की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से फाइबर्स पाए जाते हैं। इसके अंदर जो रेगुलेट करने वाले फ्लोएम है वो कॉम्पिनियस सेल्स पाई जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो कुछ टॉपिक्स थे वो इम्पोर्टेंट हैं, डिफरेंस बता रहे हैं जाइलम के मध्य और फ्लोएम के मध्य। तो आप इसका एक बार उसको अवलोकन कर लीजिए, आप इसको पढ़ लीजिए, ताकि आपको टिश्यूज़ के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इंट्रोडक्शन प्लांट टिश्यू के इंट्रोडक्शन से संबंधित एक छोटा सा टॉपिक हमारा शेष रह रहा है, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वो है कि इसके अंदर कितने प्रकार की कैविटीज़ पाई जाती है, उसके अंदर आउटग्रोथ के रूप में क्या क्या पाया जाता है, इसके बारे में हम डिस्कस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू, नमस्कार।